जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि उन कानूनों के बारे में आपको जानकारी दें जो सीधे आपके नफे नुकसान, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। वैसे संविधान यह मानता है, अदालतें भी यह मानती है कि हर नागरिक जो भारत का नागरिक है उसे सभी कानूनों की जानकारी है, क्योंकि आप बगैर जाने भी कानून तोड़ेंगे तो आपको जुर्माना होना या सजा होनी है। यह मान्यता चली आ रही है शुरू से, इसलिए हमारी कोशिश यह होती है कि आपको कुछ चीजें बता सकें ताकि आप समझ सकें। दूसरे ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग अलग फोरम की व्यवस्था कर रखी है न्याय के लिए सुगम और आसान साधन, जहां आप सीधे बात करते हैं। कोई आपके बिहाफ में बात करने वाला नहीं होता है और आप चाहें तो आप रख भी सकते हैं कि आपकी बात कोई नहीं कह पा रहा है। आप अगर चाहें तो अपनी बात कहने के लिए डीएलए से या जालसा या नालसा से मदद भी ले सकते हैं, जो आपकी बात सही ढंग से बता सके। इस तरह के कुछ फोरम में ही एक फोरम है लोक अदालत, अस्थायी लोक अदालत। यह अस्थायी लोक अदालत क्या है, इसके बारे में कई बार हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज फिर बता रहे हैं कि अस्थायी लोक अदालत क्या है और किस तरह से आप जनोपयोगी सेवाओं के लिए इस लोक अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। हमारे साथ है बात करने के लिए अस्थायी लोक अदालत रांची के पीठासीन पदाधिकारी प्रदीप कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक तो ये बताएं फिर से नए सिरे से कि लोक अदालत क्या है और अस्थायी लोक अदालत क्या है। हर जिले में एक स्थायी लोक अदालत देश की पार्लियामेंट ने एक कानून बना के स्थापित की हुई है और उस कानून का नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 और उसका जो प्रावधान है सेक्शन 22 उसमें इसके स्थायी लोक अदालत के स्थापना और इसका कैसे इसका फंक्शनिंग है, कैसे यह कार्य करती है और किस प्रकार से यह भारत के नागरिकों की सेवा करती है। अस्थायी लोक अदालत जो आपका है, जिस दिन अदालतें बैठती है, कार्य दिवस भी लगभग वही है जो अस्थायी अदालतों का है। स्थायी लोक अदालत के लिए कार्य दिवस वो हैं जिसमें राज्य सरकार के दफ्तर खुले रहते हैं। अच्छा, राज्य सरकार के दफ्तर जिस दिन खुले रहते हैं उस दिन अस्थायी लोक अदालत। तो अस्थायी लोक अदालत की क्यों जरूरत पड़ी और अस्थायी लोक अदालत में क्या होता क्या है? स्थायी लोक अदालत की जरूरत इसलिए आई कि जो हमारी सामान्य अदालतें हैं उनमें एक तो न्याय पाने में समय बहुत लगता है, दूसरे उनमें बहुत अधिक केस हैं और यही अधिक पेंडेंसी होना भी लोगों को न्याय देर से मिल पाता है। तो इसलिए ये बनाई गई हैं स्थायी लोक अदालतें कि इसमें कुछ विशेष अधिकार क्षेत्र दिया गया है जिसमें जनोपयोगी सेवाएं हैं, पब्लिक यूटिलिटी, उन पर अधिकार क्षेत्र दिया गया है। अगर पब्लिक यूटिलिटीज से किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है, वहां पर उसकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है तो उसे स्थायी लोक अदालत में आना चाहिए। यहाँ पर उसको सुगम और बिना किसी खर्चे के सीधे सीधे उसी की बात सुनकर न्याय मिल सकेगा। तो इसमें पब्लिक यूटिलिटी में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं मोटा मोटी, जिससे कि लोग जान सके हमारे दर्शक? जी पब्लिक यूटिलिटी में मुख्य रूप से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो सर्विसेज हैं, जो उसे बिजली, पानी, साफ सफाई अपने नागरिकों को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदान करनी है, उन सेवाओं में अगर कोई कमी है उसके लिए। इसके अलावा जो बिजली विभाग है, वो जो बिजली सप्लाई होती है घरों में, उस विभाग से कुछ भी प्रकार का ग्रीवांश है, उसको वहां से डिपार्टमेंट से न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो आ सकता है। जल विभाग से किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो आ सकता है। अस्पतालों से में अगर किसी को उचित इलाज नहीं मिल रहा है, सेवाएं नहीं मिल रही हैं, वो भी आ सकता है। इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस कराया हुआ है, वहां से उसको इंश्योरेंस में अगर कुछ उसको मिलना था, उसका हक मिलना था, वहां नहीं मिल पा रहा है, वो भी आ सकता है। बैंकिंग सेवाओं में भी अगर उसको कोई त्रुटि है सेवाओं में, वहां भी उसको उचित समाधान नहीं हो पा रहा है, वो भी आ सकता है। इसके अलावा भी इसमें संशोधन करके जो आपका
डेवलपर्स, जो बिल्डिंग डेवलपर्स है, ये भी रियल एस्टेट भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड कर दी गई हैं। इस वजह से कोई भी, इवन अध्यापक भी, अगर उसको अपनी इंस्टीट्यूशन से कोई ग्रीवांस है, स्टूडेंट्स भी, पेरेंट्स भी, वो सब आ सकते हैं इंस्टीट्यूशन में, अगर कोई वहाँ उनको इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर जुरिसडिक्शन जो है बहुत वाइड दिया गया है, कोई उसको एक्ट से डिफाइन नहीं किया गया है, बस इंस्टीट्यूशन के रूप में, पब्लिक यूटिलिटी के रूप में डिफाइन कर दिया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सब प्रकार का मामले जो हैं वो हमारे यहाँ लाए जा सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी पब्लिक यूटिलिटी में कोई विशेष इंश्योरेंस के सब प्रकार के मामले लाए जा सकते हैं। एक को हम अभी टारगेट कर रहे हैं, वो है कि एजुकेशन में एक तो RTE है, राइट टू एजुकेशन में एक राइट है कि तमाम स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल है वहां भी 25% रिजर्वेशन होगा। उसमें सरकार स्टॉक होल्डर है, प्राइवेट स्कूल स्टॉक होल्डर है, गार्जियन से स्टॉक होल्डर है, बच्चे हैं। उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो अपना अक्टूबर, नवंबर में, दिसंबर में अपना जारी करते हैं कि इस समय है। जिनको मन किया किए भी, नहीं भी किए। कुछ लोग एडमिशन लेते हैं, कुछ लोग एडमिशन नहीं लेते। इस तरह के मामले भी आपके यहाँ आ सकते हैं RTE से संबंधित। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ब्रॉड हम लोगों के यहाँ डेफिनेशन है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है क्या कि जो इंस्टीट्यूशन फंक्शन कर रही है वो भी किसी भी कानून के अंतर्गत आती है, उसको फंक्शन करना है, और उस कानून का अगर वहाँ पर लाभ समाज को, जनता को नहीं मिल रहा है, तो दे कैन अप्रोच अस, वी कैन एनफोर्स द स्टैट्यूटरी ड्यूटी अपॉन दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आज 2 खबर है अखबार में। एक खबर है कि एक लड़की छत से कूद गई है, गिर गई। जी जी। एक खबर है कि वो इमरजेंसी गेट एक स्कूल का खुल गया और बच्चा गिर गया। जी जी। ये 2 खबरें हैं। इस 2 खबरों से गार्जियन, बच्चे का तो नुकसान हुआ ही हुआ। जी जी। तो गार्जियन आपके यहाँ आ सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं कि बस सर्विस में, अभी DTO का मैं बयान पढ़ रहा था, DTO ने कहा कि सब बसों की चेकिंग हुई। कब होगी चेकिंग? एक्सीडेंट होने के बाद क्यों चेकिंग होगी? प्रॉपर जो उसका तरीका है वो करना चाहिए। तो DTO भी स्टॉक होल्डर है इसके लिए स्कूल भी स्टॉक होल्डर है, बस ड्राइवर वगैरह तो है ही जिनको मेंटेन करना, कराना है। तो इस तरह के मामले में भी एक्चुअली में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो ड्यूटी थी बस वगैरह लगाना, और उन बसों की चेकिंग की ड्यूटी RTO की थी कि वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट वो मेंटेन की जा रही हो, चल रही हो, उनके ड्राइवर्स प्रॉपर लाइसेंस हो और उसकी बसेस भी प्रॉपर मेंटेन्ड हो। तो उसमें भी अगर वो, क्योंकि मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि इस तरह के एक्सीडेंट में एक बच्चे का सर कट गया था, तो बसों में जाली लगाने की व्यवस्था, खिड़कियों में जाली लगाएगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले ये बातें समझ में क्यों नहीं आती हैं? जो सर्विस प्रोवाइडर अथॉरिटीज हैं, उस अथॉरिटीज को ये बातें समझ में आनी चाहिए ना भाई, कि प्रॉपर अगर चेकिंग होगा। जी जी। अब बस का चक्का पुराना फट गया, एक्सीडेंट हो गया, कई बच्चे घर घायल हो गए, मर गए, तो ये प्रॉपर रहे न, चीजों को चेक करने की जिम्मेदारी। निश्चित रूप से तो उनका कर्तव्य है कि उसकी एक सही समय पर उन सब की चेकिंग होती रहे, उनकी व्यवस्था को देखता रहे। यही सब तो, इसीलिए तो इंस्टीट्यूशन बनी हुई है सब। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपना काम करने में चूक करती है और उसको कहीं उचित उसका मुआवजा नहीं मिलता है, या उसको कहीं उसका निदान नहीं होता है, तो दे कैन कम। अब वो जैसे कि ट्रैफिक रूल्स है, तो ट्रैफिक रूल्स में है कि लाल बत्ती जलनी है तो नहीं क्रॉस करना है। बहुत सारी सर्विसेज इमरजेंसी सर्विस है, तो इमरजेंसी सर्विस में अगर क्रॉस करता है तो उसको आ गया कि भाई आपको फाइन देना है। उस स्थिति में अगर वो जिसके साथ ये मामला आया, वो आपके यहाँ कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, आपके यहाँ सुनवाई के लिए आ सकता है क्या? वो भी तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में। एक्चुअली में क्या है कि ठीक है वो, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एक्ट है, तो उस एक्ट में एक पूरा प्रोविजन और कौन कोर्ट और इंस्टीट्यूशन अलग बना हुआ है। अच्छा। हम लोगों का जुरिसडिक्शन इन एडिशन है। अच्छा। ना कि किसी को भी ओवरलैप ना करके, ना किसी को दबाकर हम लोग कुछ कर सकते हैं। वो ये है कि कहीं स्टैट्यूटरी, संवैधानिक, वैधानिक ड्यूटी थी किसी इंस्टीट्यूशन की, और उसने वो ड्यूटी नहीं की है। हमको अगर ये कोई प्रमाणित करता है तो हम उसको बाध्य कर सकते हैं कि आपको ये करना होगा, और चूंकि आपने नहीं किया, इसके चलते अगर किसी को सफर करना पड़ा है तो उसके लिए हम कुछ कंपेंसेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। अब बैंकिंग सर्विस में क्या क्या मामले आ सकते हैं? बैंकिंग भी सर्विसेज में भी पूरा बैंकिंग क्षेत्र एंटायर है। उसमें मतलब यह है कि बैंकों से अगर किसी ने लोन लिया है, बैंकिंग सर्विस ले रहा है, सर्विस में कोई भी प्रकार की त्रुटि है उसको,
और सपोज कीजिए उसके लोन में इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सही नहीं लगाया, जो एग्रीमेंट था, एग्रीड इंटरेस्ट था, वो ना लगा के कुछ एक्सेस बैंक ने चार्ज कर लिया है, ही में कम। कहीं कहीं जो है कि वो समय पर भुगतान नहीं कर पा रहा है लोन का, दे आल्सो कम। तो हम लोग बैंक से बुलाकर यही कोशिश करते हैं कि अगर इस मामले में कुछ निदान बैंक दे सकता है, क्योंकि ये सब बैंकिंग सेवाएं जितनी भी हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं। ये बैंक और कस्टमर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लोन लेते समय, सर्विस लेते समय, और उसमें उसकी शर्तों से वो दोनों बंधे हुए होते हैं। और अगर उसकी शर्तों में कहीं कोई भी पक्ष जो है चूक करता है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ बैंक भी आ सकते हैं और ग्राहक भी आ सकते हैं। इसी तरह बीमा सर्विस में क्या क्या है? बीमा सर्विस का भी पूरा ब्रॉड कि ये जुरिस्डिक्शन है। बीमा सर्विसेज में बहुत से लोग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में ना जाके हम लोगों के यहाँ भी आ जाते हैं। वो सब वहाँ कोर्ट फी, क्योंकि हम लोगों का कोई कोर्ट फी का बर्डन नहीं है, एडवोकेट का भी बर्डन नहीं है, और वो आकर हम लोगों के यहाँ, या जैसे दुकान का भी लोग वाणिज्यिक बीमा कराते हैं अपने उसमें जो माल रखा हुआ है, तो उन सब में भी बहुत सी बार क्या होता है कि ठीक है बीमा करते समय तो और निगाह रहती है बीमा कंपनियों की, तब तो दिखा के जो है कि भाई ठीक है आपकी दुकान में इतना माल है, हम इतने में बीमा आपका कर दिया। जब कोई दुर्घटना हो जाती है तब उसको एक छोटा अमाउंट पकड़ा देते हैं। तो ऐसे सब में भी कुछ नुकसान निकाल लेते हैं। उसी तरह हेल्थ सर्विसेज में ये मेडिकल जो होता है सब, तो वो लोग अगर आकर हमके यहाँ अपना पक्ष रखें और हम अपना पक्ष प्रमाणित करें कि हमको इसमें इन्होंने न्याय नहीं दिया है, और हमको आश्वासन या हमारे साथ इनका शर्त ये था कि इतना हमारा सामान है, इतना नुकसान हुआ है, और उसको इन्होंने अपनी मर्जी से, ऐसा एक केस हमारे यहाँ अभी रिसेंटली भी हम लोग डिसाइड किए। अभी जैसे कि पानी का मामला है, तो पानी में हर नागरिक को शुद्ध पेयजल प्राप्त करने का राइट है, इसलिए कि उसके बदले में पेमेंट भी कर रहा है। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो अथॉरिटी की जिम्मेवारी है कि वो सचमुच में ऐसा दे जिससे कि हेल्थ नहीं खराब हो, हेल्थ के लिए जो प्रोवाइडर मानदंड है उस मानदंड के अनुसार पानी हो। तो वैसी स्थिति में आपके यहाँ या पानी सप्लाई करना है, आप रेंट ले रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं देने के आपके पास बहाने हो सकते हैं, कारण भी हो सकता है कि आपके डैम में पानी नहीं है, आपका बोरिंग पानी नहीं दे रहा है, लेकिन यह कारण हमारे लिए उससे बात बनती नहीं है। तो उस तरह के मामलों में आपके यहाँ कंप्लेंट, उसके यहाँ भी सभी मामलों में आ सकते हैं। अगर पानी की क्वालिटी, पानी की सप्लाई, पानी का अगर बिल में भी अगर उसको परेशानी है, उसको एक्सेस बिलिंग हो गया है, जायज बिलिंग नहीं है, बिना सप्लाई के बिलिंग कर दिया गया है, बिना सप्लाई के वाटर चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो दे में अप्रोच। अब थोड़ा हम इसको समझें कि आपके यहाँ जो लोक अदालत, अस्थायी लोक अदालत है, उसमें प्रक्रिया कैसे चलती है, क्या भूमिका है? प्रक्रिया ये है, चूंकि देखिए एक अदालत है तो यहाँ पर लिखित में ही आना होगा। अपना या तो आवेदन किसी से लिखवा लें या स्वयं से लिख लें। एक लिखित आवेदन जो भी एग्रीव्ड है, जो भी पीड़ित है किसी भी इस तरह के पब्लिक यूटिलिटी की सेवा से, तो उसको अपनी पीड़ा दर्शाते हुए एक आवेदन देना होगा। उसके पश्चात वो विभाग का नाम भी लिखेगा, किस विभाग से उसको जो किस तरह की परेशानी हुई। जी हाँ बिल्कुल। और तब फिर वो हम लोग उस विभाग को बुलाते हैं। विभाग का कर्तव्य है कि वो पहली तारीख पर जब उसको नोटिस मिल जाता है तो आकर अपना उस मामले पर पूरा जवाब दे और एक्सप्लेन करे, और उसके पश्चात हम दोनों को बातों को समझ के कोशिश करते हैं कि दोनों में कोई एक बीच का मध्य रास्ता सुलह का निकल आए। और अगर लोग पक्ष अपने अपने क्या कहिए उस पर स्टैंड पर अडिग रहते हैं तो फिर हम लोग आगे उनको एक सजेशन भी देते हैं कि यहाँ पर समझौता कर लीजिए, एक बिंदु समझ के उनके मामले को। और वहाँ भी अगर वो, क्योंकि वो बाध्य नहीं है हमारी राय को मानने के लिए, लेकिन हम लोगों का वैधानिक कर्तव्य है कि उनको एक सजेशन दें कि आप इस बिंदु पर सुलह कर लीजिए। उसके पश्चात फिर हम लोग केस को मेरिट पर तय करते हैं। दोनों पक्षों का सबूत प्रमाण लेकर हम लोग उसको गुण दोष के आधार पर फाइनल उसमें ऑर्डर कर देते हैं। मीडिएशन और लोक अदालत में दोनों में क्या फर्क है कामकाज में? देखिए, चूंकि मीडिएशन हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है तो उसके बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये है कि हम लोगों का एक अधिकार क्षेत्र आपको है ना कि आप अपने से भी गुण दोष के आधार पर फैसला दे सकते हैं। मीडिएशन में ये है कि दोनों पक्षों को मिला के समझौता करना, ये डिफरेंसेस ये तो एकदम निश्चित है। हम लोगों को लिए ये अंतिम उपाय है गुण दोष पर करना किसी मामले को। उसमें हम लोगों का भरसक प्रयास करना है कि सुलह हो जाए।
और जब सुलह नहीं होती दिखती है और लगता है वास्तव में एक के साथ अन्याय हुआ है, तब हम लोग फिर गुण दोष की ओर बढ़ते हैं और उसमें फिर साक्ष्य लेंगे। फिर तो हम लोग साक्ष्य के आधार पर ही तय कर पाएंगे कि किसका पक्ष सही है और किसका नहीं है। आमतौर पर यह मामला अदालतों में भी है, दूसरे जो फोरम है उसमें भी है कि प्रतिवादी आमतौर पर नहीं आते हैं या आमतौर पर उसको नेग्लेक्ट करते हैं, जितना मटिया सकते हैं उतना मटियाने की कोशिश करते हैं। तो आपके यहाँ भी ये व्यवस्था है? और अगर वो करते हैं, जैसे अदालतों में है कि वो समन जारी कर सकते हैं, वारंट जारी कर सकते हैं, अवेलेबल नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर सकते हैं। हाँ, उस तरह का है, लेकिन हम लोग ज्यादातर उनके विभाग अध्यक्ष को जब हम कड़ा पत्र लिख देते हैं इस मामले में कि लगातार आपकी ओर से आपके विभाग की द्वारा अवहेलना की जा रही है, तो हम लोग उनके विभाग अध्यक्ष को लिखते हैं कि इस तरह से ये आपका विभाग इसमें नहीं आ रहा है। तो सभी केसेस में अपीयरेंस हो जाता है। थोड़ा समय तो लगाते ही हैं, क्योंकि होता क्या है, हर मामले में एक पक्ष कुछ मांग रहा होता है, दूसरा पक्ष देने की हैसियत में होता है, और जो देने की हैसियत में होता है वो अवॉइड करता है, वो नहीं आना चाहता है। वो जानता है अपने इस सच्चाई को, लेकिन फिर भी हम लोग कंपेल कर देते हैं उसको आने के लिए, और फिर पक्ष जानकर दोनों का हम आगे बढ़ते हैं इस मामले में। कितने समय लगते हैं आमतौर पर आपके यहाँ इन मामलों के निपटारे में? आमतौर पर सामान्य रूप से 2 या 3 महीने में हो जाना चाहिए, हो जाता है। दूसरे कुछ केसेस बताइए आप, जिस केसेस में आपने डिक्री दिया हो गुण दोष के आधार पर। गुण दोष के आधार पर एक मामला था कि पानी का कनेक्शन हरमू कॉलोनी में एक सज्जन ने लिया हुआ था, और उनको पानी का कनेक्शन मेन डेड लाइन से दे दिया गया था। उसके बावजूद भी उन पर सब प्रकार के टैक्सेस लगाते गए, और उन्होंने टैक्स जमा किए हुए थे और पानी उनको नहीं दिया जा रहा था। तो वो अपना केस लेकर आए थे। तो उस मामले में हम लोगों ने उनका पक्ष सही पाया कि उनको वास्तव में पानी की एक बूंद की सप्लाई भी नहीं की गई है, तो फिर किस बात का उनसे चार्जेस और किस बात का टैक्सेस। तो हालांकि उन्होंने उससे पहले, हमारे यहाँ आने से पहले, जो मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, सबके दरवाजे खटखटाए थे, लेकिन वहाँ से सब कुछ उनका पक्ष सही पाते हुए भी उनको कोई न्याय नहीं मिल सका था। लेकिन हमारे यहाँ से हम लोगों ने जब आदेश पारित किया, उनका सारा जो उनसे टैक्सेस जमा करवाया हुआ था वो वापस लौटाने का आदेश दिया, और उस आदेश को कंपेल करने के लिए हम लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अकाउंट फ्रीज कर दिया था। कंपेल होकर उन्होंने सारा उसको वापस किया, इवन विद इंटरेस्ट उनको वापस किया। अब जैसे बिजली विभाग है, बिजली विभाग में और ये नगर निगम में पानी जो सप्लाई होता है, दोनों की ड्यूटी है कि मीटर को हर महीने के अंतिम तारीख को रीड करें। जी जी। इसलिए कि उसमें कुछ फ्री जो मिलता है, सब्सिडी जो मिलती है पानी और बिजली की, वो सब्सिडी तभी मिल पाएगी जब विद इन मीटर वो होगा। हर महीने बिलिंग करेंगे तब। अगर 2 महीने बाद करते हैं, 1.5 महीने बाद करते हैं, तो वो जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली विभाग में भी है, 2-2, 3-3 महीने पर मीटर वो रीडिंग होती है या मीटर का बिल आता है, तो उसमें जो हमको मिलना चाहिए था लाभ, वो तो नहीं मिला। बार बार कहने सुनने की उनकी ड्यूटी बनती है कि वो हमको दें हर महीने आकर के 31 तारीख को या 1 तारीख को, मिनिमम 1 तारीख को हमारे पास बिल आ जाए, ताकि हम उस महीने का भुगतान कर सकें। 3-3 चार्ज, एक तो मोटा रकम हो जाएगा तो पेमेंट करने में मुश्किल होता है किसी के लिए भी। निश्चित रूप से पहले तो किसी भी इस तरह के उपभोक्ता को, विभाग को अप्रोच करना चाहिए इस सब कमी के लिए कि टाइमली मीटर रीडिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही विभाग जो हैं ये भी रूल्स रेगुलेशन से चल रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई नहीं चला रहा है। इनके नियम बने हुए हैं कि किस तरह से मीटर रीडिंग ली जाएगी, किस समय ली जाएगी। तो उस सब को अगर वहाँ से निदान नहीं होता है विभाग से, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ आएंगे, और अगर प्रमाणित करेंगे कि इसमें विभाग की कम जो गलती है, तो हम लोग उसका निदान निश्चित रूप से प्रदान करेंगे, और उनको उनका जायज हक जो भी सब्सिडी का है वो हम दिलवाएंगे। आमतौर पर जो मुख्य वादी होता है उसके पास पेपर्स क्या क्या चाहिए जिससे कि वो प्रमाणित कर सके? इसलिए कि भारतीय समाज में आप भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो सामान्य कामकाज वाले लोग हैं वो पेपर्स ठीक से रखते नहीं हैं। 1-2 बिल है, 3 बिल है, 4 बिल है। वैसी स्थिति में वो कैसे प्रमाणित कर पाएंगे? वो कहेंगे विभाग तो बिल दे सकता है कि विभाग के ने कब कब बिल दिया। अब आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसलिए हेराफेरी भी नहीं हो सकती है। किस तरह के उनको प्रूफ देने पड़ेंगे आपके यहाँ, ताकि वो ये कहना तो क्या कीजिए कि ये तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग नहीं कह सकते हैं कि क्या एविडेंस आप किस मटेरियल में आए, लेकिन क्योंकि उसके लिए एविडेंस एक्ट बना हुआ है, कॉमन सेंस भी है। तो आप जिस भी विभाग से निश्चित रूप से अगर पानी बिजली किसी विभाग से आपका इंटरेक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ कागज जरूर बनता है। अगर आपके पास कोई भी एक कागज भी है उसके आधार पर हम विभाग से भी मांग सकते हैं, क्योंकि उनको भी डिटेल उसका रखना है, तो वो प्रोवाइड करेंगे, वो निश्चित रूप से वो दिखाएंगे
ऐसा नहीं है, सपोज कीजिए कि कंज्यूमर के पास एक ही कागज है, एक ही उसके पास बिल है, तो उससे पता लग जाएगा उसका कनेक्शन नंबर क्या है और उसमें कब रीडिंग ली गई है। बाकी वो अपना फिर जबानी दे के हमारे यहाँ कब आता है कब जाता है, और विभाग दिखाएगा फिर अपने यहाँ के कब कब उनका कर्मचारी गया उसके यहाँ जो जिसको नियमानुसार जाना है। ये तो विभाग के पास भी रिकॉर्ड रहता ही है और वो लेकर आते भी हैं। इस तरह के कंप्लेन में वादी को एडवोकेट रखना कितना जरूरी है? एडवोकेट रखना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग में और सामान्य अदालत में यही फर्क हो जाता है कि हम लोग वादी के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करके उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में वो अपना काम करे, जिससे हम लोगों को भी सुविधा हो उसे भी सुविधा हो, तो हम लोग उसे बता पाते हैं। जबकि सामान्य अदालत में अदालत का कोई इंटरेक्शन पार्टीज के साथ नहीं होता। तो एडवोकेट रखे तो अच्छा है और नहीं रखे तब भी है। हम लोग मोटी बात सब जानता है, अभी आजकल के युग में उतना हम लोग नहीं देखे किसी को कि वो कुछ नहीं जानना है, तो उसके लिए फिर डीएलएसए है, डीएलएसए में अधिवक्ता है, वहां से वैधानिक सहायता उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो उस मैटर में निश्चित रूप से अगर वो कहेगा हम लोगों से तो हम लोग डीएलएसए से रिक्वेस्ट करके उसको वैधानिक कानूनी सहायता भी दिलवाएंगे। इसमें खर्च क्या पड़ता है? अदालतों में तो स्टाम्प ड्यूटी से लेकर यहाँ पर सबका सारा खर्च, यही सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई खर्च नहीं है, कोई आपको कोर्ट फी नहीं देना है, आपको सादा कागज पर अपना बात रख देना है और उसके बाद जो है सारा उसको निःशुल्क है सारा जो है इसमें। इवन जो हम लोग फाइनल ऑर्डर भी करते हैं उसका कॉपी भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। ये जो आपकी डिग्री है जी, वो कितना प्रभावी है सामान्य अदालतों के जजमेंट के हिसाब से? वो जो जजमेंट देते हैं वो जो प्रोवाइड कर, जो भी सिविल कोर्ट की जो डिग्री होती है उसी की तरह से हमारे भी अवार्ड का वो उसी के समान है बिल्कुल, और उस अवार्ड को उसी प्रकार से कार्यान्वित या लागू किया जा सकता है जिस प्रकार से सिविल कोर्ट की डिग्री है। तो दूसरे पक्ष को हम लोग उसको नोटिस देकर कहते हैं कि नहीं तो आपकी संपत्ति कुर्क जब्त का नीलाम करके उसको उसका पैसा दिलाया जाएगा अगर आप नहीं दे रहे हैं, इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि इसमें विपक्ष में ज्यादातर पब्लिक यूटिलिटीज हैं तो वो सब लोग अंततोगत्वा मान जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो सरकारी लोगों से ही होती है, सबसे ज्यादा परेशानी आम आदमी आम निश्चित रूप से आम दफ्तर में उसको होती होगी, लेकिन अगर वो अदालत का सहारा लेंगे तो यहाँ पर तो क्योंकि देश के कानून कंप्लायंस है, डिग्री और कंप्लायंस दोनों में क्या ये क्या नाम है समय सीमा क्या होती है? कि आपने डिग्री दे दी, मान लीजिए कि आपने अगस्त में डिग्री दी और वो मटिया रहे वो तो एक्चुअली में और तो क्या है कि कई बार अदालतों में हमने देखा है कि अदालतों ने जब कहा कि उस अथॉरिटी का वेतन बंद कर दिया जाए, उस अथॉरिटी का अकाउंट सीज कर दिया जाए, तब वो फटाफट कर दिया। यही हम लोग भी करते हैं, वही पावर हम लोग भी है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इंश्योरेंस की कंपनियां, बैंक वगैरह, ये सब लोग आखिर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कर ही रहे हैं, तो इनका भी जहां भी अकाउंट है वो सीज कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा कि अगर आप अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। उसके एवज में हम लोगों ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम का एक मैटर था, उस मामले में उसको जजमेंट उसके फेवर में होने के बावजूद भी जो पीड़ित पक्ष था उसको पैसा नहीं दे रहे थे, हम लोगों ने अकाउंट फ्रीज किया। 200 करोड़ 10 लाख के लिए बहुत बड़ा अकाउंट था, 200 करोड़ रुपए का। जब वो फ्रीज हुआ एकदम वो भाग के दौड़ कर आए और उन्होंने तुरंत उनका पैसा दिया। लोक अदालत, अस्थायी लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत में क्या फर्क है? राष्ट्रीय लोक अदालत तो एक्चुअली में क्या है कि वर्ष में 3-4 बार जो है इनका आयोजन होता है, और स्थायी लोक अदालत राष्ट्रीय होने के पीछे क्या है? कि राष्ट्रीय होने के पीछे बात है कि पूरा राष्ट्र के स्तर पर एक अदालत लगाई जा रही है जी, एक विशेष दिन। और उस दिन क्या है कि एक तो हमारी स्थायी लोक अदालत है, दूसरी अन्य जितनी भी अदालतें हैं उनके मैटर भी उस राष्ट्रीय लोक अदालत में या मासिक लोक अदालत में, वहां से भी इस तरह के मामले जो सुलहनीय हैं, जिनमें पार्टियां सुलह कर सकती हैं, वो सब लाए जाते हैं लोक अदालत, मासिक लोक अदालत वाले दिन और राष्ट्रीय लोक अदालत वाले दिन, और फिर वहां पर पक्षगणों को समझा बुझाकर उनका सुलह कराया जाता है और मामले का निस्तारण किया जाता है। और स्थायी लोक अदालत तो किसके तो जितने भी राज्य के कार्य दिवस हैं उन सब में लगी रहती है। इसमें जो इसका अधिकार क्षेत्र है
जो आर्थिक अधिकार क्षेत्र है वो 1 करोड़ रुपए का है रांची के संदर्भ में और अन्य सब जिलों के संदर्भ में। और हमारे यहाँ रांची वाली जो स्थायी लोक अदालत है, इसका जो भौमिक क्षेत्राधिकार है वो रांची जिले की सीमाएं हैं। इसके सीमा के अंतर्गत जो भी मामला ऐसा उठता है जो अधिकार क्षेत्र का है वो लाया जा सकता है। भौगोलिक सीमा जो आप बता रहे हैं, भौगोलिक सीमा में एक पार्टी, कोई पार्टी अगर रांची का हो, दूसरा रांची से बाहर का हो, देन वो कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दूसरी ये चीज समझना चाहेंगे, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि एक प्रक्रिया है अदालतों की कि तमाम अदालतों में अपने हिसाब से चीजें चलती हैं। आपके यहाँ भी एक प्रक्रिया है चलने की, और कोई सुदूर में बैठा हुआ है, उसको किसी तरह का कंप्लेन है, आ सकने में सक्षम नहीं है और वहीं से कंप्लेन करना चाहता है। इसमें डीएलएसएस वगैरह ने कुछ काम किए हैं। वो अगर वहीं से कंप्लेन करना चाहे, कंप्लेन इंटरटेन होने पर आना उसकी मजबूरी होगी प्रूफ प्रमाणित करने के लिए, तो कैसे आप लोग इंटरटेन करेंगे और कैसे उस कंप्लेन को इंडोर्स करेंगे या वो कंप्लेन आपको दे ताकि आप कॉन्ग्रेजेंस ले सकें? ये इस मामले में तो हम लोगों की स्थायी लोक अदालत अभी इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित है। उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि कहीं से कोई वर्चुअली या रिमोट से कर दे। हमारे यहाँ तो आना ही पड़ेगा फिजिकली उसको, और विशेष रूप से जब हम उसके मामले को संज्ञान लेने योग्य समझते हैं तो उस समय उसकी उपस्थिति है कि उस समय तो आएगा ही आएगा, उस समय तो आकर के वो अपना तो ऐसी कोई अभी वर्चुअली के लिए बनी हुई नहीं है व्यवस्था, ना कोई आया है। टेम्पोरेरीली कोरोना काल में कुछ हुआ था तो, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने अपने निजी टेलीफोन वगैरह का ही प्रयोग किया, मोबाइल का प्रयोग किया, जो कि विधि सम्मत मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये तो संस्था का ही इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें कि इस तरह से वर्चुअली भी हम लोग एंटरटेन कर सकें। लीगल क्लिनिक्स और ये जो पीएलवीज हैं वो कितनी मदद कर सकते हैं अस्थायी लोक अदालत तक पहुंचने में? लोक अदालत, अस्थायी लोक अदालत में जो कामकाज होता है उसको समझाने, निश्चित रूप से पूरी मदद कर सकते हैं। अगर कोई पीड़ित पक्ष निरक्षर है, लिख पढ़ नहीं सकता है, तो उसके मामले को पीएलवी जो है लिख कर कागज पर समझाकर उसको और उसको सहायता कर सकते हैं जिससे मामला हमारे पास तक आए। निश्चित रूप से कर सकते हैं। आमतौर पर अभी तक रांची अस्थायी लोक अदालत में जब से आप पीठासीन पदाधिकारी हैं, किस हैसियत वाले लोग ज्यादा आपके पास आए कंप्लेंट्स लेकर के? आम आदमी जिसको कहेंगे कि सामान्य गांव का गरीब आदमी भी पहुंचा आपके यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल पहुंचे हैं। विशेष रूप से बैंक ऋण के मामले में तो जो किसान हैं, सामान्य किसान हैं, गरीब किसान हैं, उन लोगों ने भी चूंकि कृषि ऋण लिए हुए थे तो उनके मामलों का भी निस्तारण सुलह के द्वारा बैंकों के साथ होता है, होता रहा है, अभी भी हो रहा है, और अभी भी जो राष्ट्रीय लोक अदालत होने जा रही है उसमें भी होगा। तो उसमें बैंक छूट दे देती है, उनको ब्याज में छूट दे देती है, और कुछ मामलों में मूल में भी छूट दे देती है। तो उस प्रकार से उनको राहत मिल जाती है। एक विशेष मामला आया था कि एक विधवा स्त्री थी और वो अपने पति के द्वारा लिए गए ऋण से उन्मुक्त होना चाहती थी, तो हमको बहुत अच्छा लगा उस मामले में। हम लोगों ने भी बैंक वाले से कहा भाई सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए इसके मामले को, तो उन्होंने उसको काफी कम कर दिया और वो हम लोगों को सबको एक प्रकार से आशीर्वाद देते हुए गई। और आज कानून की बात में समय खत्म हो रहा है, इसलिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।